और संधि के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम व्यंजन संधि की तमाम कंडीशनों को देख रहे थे। तो व्यंजन संधि, इसमें से हमने अब तक 8 कंडीशन कर ली है। उस 8 कंडीशन के अलावा भी जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे शब्दों के माध्यम से। सच, शास्त्र, उच्छ्वास, उच्छृंखलता। ये 3 शब्द हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अर्थात सही शब्द आपको बताना है। ऐसे ही कंडीशन नंबर 10, उद्गार, उद्धरण, और पद्धति, इसमें भी बताना है कौन सा उपसर्ग है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है, ये शुद्ध वर्तनी है या फिर अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है सबसे पहले उसको उसी रूप में लिख लो। ये क्या किया हमने, सच और शास्त्र, और ये क्या किया, उच्च और श्वास, और ये क्या किया हमने, उच्च और संखलता, ये वाली। अब दूसरी चीज़ें इस पे अप्लाई ये करनी है आपको कि ये बताइए कि क्या इनमें से दोनों का मीनिंग है। तो अगर दोनों का मीनिंग नहीं है तो ये अपने आप में सही संधि विच्छेद नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मीनिंग बनाना पड़ेगा। और मीनिंग बनाने के लिए क्या करना है, सत और शास्त्र, इसमें क्या करना है, उत और श्वास, इसमें क्या करना पड़ेगा, उत और संखलता, ये वाला। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ तय के बाद में से है, यहाँ पे भी तय के बाद में से है, तो व्यंजन संधि तो ये अपने आप ही हो गई। और यहाँ भी तय के बाद में आपका ये से है। सबसे पहली कंडीशन आपकी ये थी, दूसरी कंडीशन में ये बनी, और तीसरी में जाके आपका ये शब्द बना। और बना कैसे, बना है इससे, यदि तय के बाद में से आएगा तो तय का परिवर्तन च में और से का परिवर्तन छ में। पूरा है तो पूरे में बदलेगा, आधा है तो आधे में बदलेगा। यदि तय के बाद से आता है तो तय का परिवर्तन च में और से का परिवर्तन छ में। से आधा है तो छ भी आधा होगा। यदि तय के बाद से आता है तो तय छ में बदल जाता है, ये वाला से छ में बदल जाता है, ये वाला जो से है। तो यहाँ नियम क्या बनेगा, अब तक तो हम पहले आपको नियम बता रहे थे, फिर एग्जाम्पल दे के उसको प्रूफ कर रहे थे। लेकिन हमने पहली बार क्या किया, पहले एग्जाम्पल दिया और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे चीज़ों को जो एग्जाम्पल दे के नियम बना। अब आपको नियम बताना है, कौन सा नियम बनेगा। क्या कहोगे जी आप, यदि तय के बाद
तालव्य से, इसको कौन सा से बोलते हैं? यदि तय के बाद तालव्य से आए तो तय का परिवर्तन आधे चय में तथा सय का परिवर्तन छः में हो जाता है। ये क्या है? नियम है। मैथ में, साइंस में, बाकी सब जगह है, बहुत सारे नियम काम करते हैं, फार्मूले काम करते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही करते हैं। तो यदि तय के बाद तालव्य से आएगा तो ये वाला जो तय है आपका, ये वाला तय किस में बदल जाएगा? छः में बदलेगा। ठीक है, ये वाला जो से तालव्य से है किस में बदलेगा? छः में बदलेगा। बस यही नियम था। अब तक तो हमने नियम दिया और उसके बाद एग्जाम्पल दे के उसको नियम पे अप्लाई कर लेते थे, लेकिन इसमें हमने उल्टा किया, पहले एग्जाम्पल और उसके बाद में। इनका सही संधि विच्छेद तो प्यारे दोस्तों ये है, सत और शास्त्र, उत और श्वास, उत और संकला। ये आपने पढ़ा है, सुना है, लिखा है, देखा है, और जो चीज़ आपने पढ़ ली, सुन ली, लिख ली, देख ली, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई उसका अर्थ है, कोई ना कोई उसका मीनिंग है। तो सार्थक शब्दों से ही नए सार्थक शब्द बनते हैं, अर्थ वाले शब्दों से ही नया अर्थवान शब्द बनता है। दोनों का पहले से मीनिंग होगा तो इसका भी मीनिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये बताना था कि इनमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है और कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। आप में से किसी ने भी राइट आंसर दिया नहीं है। ये भी अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, ये भी शुद्ध वर्तनी है और ये भी शुद्ध वर्तनी है। यानी कि कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे गलती वो करेंगे जब उनको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन दे दिया आपको ये वाला सतशास्त्र, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको ये वाला, तीसरा ऑप्शन दे दिया ये वाला, और चौथा ऑप्शन दे दिया ये वाला। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से सही वर्तनी बताइए कौन सी है। इसको आप ए बी सी डी बी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ए बी सी और डी 4 ऑप्शन हो गए। इसमें से शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है आपसे। वो क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है। और ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए वर्तनी की पहचान कहाँ से होगी? संधि से होगी वर्तनी की पहचान। जी क्लियर है? वेरी गुड। अर्श खान, ऑल रोंग, तो सारे रोंग बताएं हैं जी। ठीक है जी, सारे क्या बताएं? रोंग बताएं। वेरी गुड। कोई सी कह रहा है, कोई सेकंड कह रहा है, कोई बी कह रहा है। ठीक है, इसमें से एक राइट आंसर है और वो राइट आंसर क्या है आपका? तीसरा। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आपने चीज़ें पढ़ी है और उसके बावजूद आप इतनी बड़ी गलतियां करते हो। यानी कि यही तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाई गई कि ये वाली वर्तनी क्या है जी? बिल्कुल सही है। बना कैसे है? शब्द सत और शास्त्र से बना है। सत मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ शास्त्र है वो सत शास्त्र। तय का परिवर्तन चय में, सय का छय में हो गया। क्यों? क्योंकि नियम है, यदि तय के बाद तालव्य से आएगा तो तय चय में बदल जाएगा और सय छय में। आधा है तो आधे में बदलेगा। हलंत लगा है जिसके नीचे वो आधा होता है, तो जहाँ हलंत लगा है इसका मतलब स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, और सय किस में बदल जाएगा? छय में। ऐसे ये बना उत और श्वास। अब कोई आपसे उपसर्ग पूछने लगे कि इसमें उपसर्ग बताओ कौन सा है, तो सत उपसर्ग है, इसमें उत उपसर्ग है, इसमें उत उपसर्ग है। तो उपसर्गों की पहचान, वर्तनी की पहचान, शाब्दिक अर्थ, पर्यायवाची आप संधि के आधार पे करोगे। बिना संधि के कॉन्सेप्ट के आप इनको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से राइट क्या था जी? सी अर्थात तीसरा था। अब आ जाओ इन पे। तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसको उसी रूप में रखिए। ये उत और धार के रूप में है। ये भी क्या है आपका? ये उत और धरण है।
और ये क्या है, ये पद और धति है। अब इनमें से कोई से का मीनिंग है ही नहीं, दोनों में किसी का भी मीनिंग नहीं, ना पहले वाले का ना दूसरे का। तो जब मीनिंग नहीं है तो मीनिंग बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, उतहार। ये क्या बन जाएगा, उतहरण। और ये क्या बन जाएगा, पद और हति। ये आपका मीनिंग बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, तय के बाद में है, यहाँ भी तय के बाद में है, और यहाँ भी तय के बाद में है। तो फिर नियम क्या बनेगा, नियम बनेगा, नियम आपको बनाना है। नियम बनेगा यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय का परिवर्तन दय में, तय का परिवर्तन दय में, तथा है का परिवर्तन धय में हो जाता है। ये था व्यंजन संधि का अंतिम और 10वां नियम। और पहली बार जिंदगी में आपने व्यंजन संधि को समझा है। इससे पहले केवल रट्टा मार रही थी। पहली कंडीशन आपकी ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। सही संधि विच्छेद आपका ये है, क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग है उत, संस्कृत का उपसर्ग है। आपने हार और हरण भी पढ़ा है, लेकिन आपने धार, धरण और धति नहीं पढ़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना, उपसर्ग हो गया उत, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है आपको कि यदि तय के बाद है आएगा तो इस वाले तय का दय में परिवर्तन, है का दय में, तय के बाद है आएगा तो तय दय में बदल जाएगा, है दय में, तय के बाद है आएगा तो तय दय में बदलेगा, और है बदलेगा दय में। वैसे भी तो आप करते हो, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदलता है। तय थे दय, तय वर्ग में तीसरा क्या आता है, दय आता है। तय थे दय, तो ये आपका पहला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पहला है, ये आपका तीसरा है। ये पहला है, ये तीसरा है। तो ये आपका पहला है, ये तीसरा है। एक तय वर्ग है, और इस तय वर्ग में तय, तय थे दय, धय और ये न, तो ये तीसरा और पहला तो आपस में परिवर्तित होते ही हैं। तो यहाँ तय तो किस में बदल जाएगा, ठीक है, दय में, लेकिन ये है किस में बदल रहा है, दय में, तब जाके शब्द बने। तो सही संधि विच्छेद तो ये है, क्लियर, ठीक है। तो उत और दहार, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो मीनिंग नहीं है तो मीनिंग बनाना पड़ता है। तो किस नियम के अनुसार, यहाँ पे तय का परिवर्तन दय में, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, तीसरा पहले में। यहाँ है किस में बदलेगा, है बदलेगा दय में, क्लियर। तो ये हो गया व्यंजन संधि। हाँ सर प्लीज़ छंद के सवाल गलत हो रहे हैं, बता दीजिए। अब जो पढ़ रहे हैं उसको मत करना, ठीक है। पंकज चौधरी जी, आप जो है ना आचार्य पिंगल के शिष्य बनोगे, ये आपको ध्यान, अपना भी संधि चल रही है, तो अभी आपको कोशिश हो रही है पाणिनि बनाने की, ठीक है। वो बन नहीं रहे हो, आप पिंगल के शिष्य बनना चाह रहे हो। तो बच्चों में यही तो बड़ी समस्या हो, संधि तो मैं कर लूँगा, ये किसी को नहीं पता था। न तो आपको ये पता था इनमें कौन सा उपसर्ग है, न आपको ये पता था इनकी सही वर्तनी कौन सी है, न इनमें संधि विच्छेद पता था और ना नियम। सर जी छंद के सवाल गलत हो रहे हैं, छंद में बता दीजिए। यही है, जब शादी होने वाली होती है तब तो कहोगे कि मैं अभी पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और जब पढ़ाई की उम्र होती है कि मैं राजनीति करूँगा, अभी किसी जाति बिरादरी का, किसी संगठन का झंडा उठा के चलूँगा आगे। तो आप ये तय ही नहीं कर पाए अभी तक लाइफ में कि आपको किस समय क्या करना है। और यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी की दर ज़्यादा है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट आपको मौका पूरा दे रही है। आप उन बच्चों से सीखिए जिनका जन्म 1980 से लेकर 1990 के बीच में हुआ, उनके लिए कुछ था ही नहीं यहाँ भारत में।
तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1980 से 1990 के बीच का है, मुश्किल से 2 साल में एक भर्ती आती थी, उसमें भी पोस्ट बहुत कम होती थी। वो मंत्री, विधायक और ये सारे अपने आपस में बांट लेते थे। 10% फेयर सिलेक्शन होते थे। लेकिन उस समय भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी बच्चों के बीच में। उनको लगा कि नहीं, सरकार मौका दे रही है, चलो जी अपने अंदर स्किल हासिल करते हैं और कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपको साल में 3-4 मौके मिल रहे हैं एग्ज़ाम देने के, और लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय जो करना है वो अब तक आप तय नहीं कर पाए। तो ये क्या, अभी मान के चलो कोई मूवमेंट आ जाए देश में, ठीक है, अभी एसएससी का मूवमेंट था तो सारे बच्चे फ्री हो गए जी, परिवर्तन कर देंगे, क्रांति ला देंगे, ठीक है। वो ऐसी क्रांति ला दी, आगे के भी रास्ते बंद कर दिए। मतलब बिना मिसमैनेजमेंट की, अकल है नहीं। ऐसे टीचर अपना ये भी है, बस सोशल मीडिया में आना है, हाइप बनाना है, पूरे भारत में आप ही छा जाओ, ठीक है, तो ये 130 करोड़ जनता बाढ़ में जाएगी। तो यहाँ समस्या सबसे बड़ी यही है कि हर आदमी फ्रंट पे खेलना चाहता है। हर आदमी ये चाह रहा है कि मैं सिस्टम को बदल दूंगा, मैं क्रांति ले आऊँगा, नई चीज़ लेके आ जाऊँगा, और अपने आप को बदल नहीं पा रहा है, अपने घर का सहारा बन नहीं पा रहा है। इन जो उसके मूलभूत कार्य हैं उनको छोड़ के उससे कुछ भी करवा लो। टीचर को पढ़ाई के अलावा शेर व शायरी सुनवा लो, नौटंकी करवा लो, रील बनवा लो, ठीक है, कुछ भी चिल्लवा लो, तमाशा करवा लो, सारे काम टीचर कर रहे हैं आज की डेट में। ऐसे स्टूडेंट हैं जिस समय जो काम करना है वो तय ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे पढ़ना है, राजनीति करनी है, पड़ोसियों से दुश्मनी लेनी है, उनसे बदला लेना है, या अपने चाचा ताऊ जो परेशान कर रहे हैं उनको नीचा दिखाना है, या रिश्तेदारों की बुराई करनी है। अभी तय ही नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार ये समय आपका चल कौन सा रहा है। परमात्मा ने 100 साल की एज दी है आपको, आराम से आप जी सकते हो, लेकिन ठीक से कर्म करो और सही समय पे सही काम करो। ठीक कर्म करोगे बीमार नहीं होंगे, कोई बड़ी ट्रेजेडी घर में नहीं होगी, आपके साथ कोई हादसे नहीं होंगे, ठीक, और सही समय पे सही काम करोगे, अपने आप प्रोग्रेस होता चला जाएगा। यही जीवन का मूल सिद्धांत है। लेकिन समस्या क्या है, नहीं, जब संधि चलेगी तो छंद पढ़ना है, और जब छंद चलेगा अलंकार पढ़ना है। तो ये थी जी आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद अगर ये समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके करें, यस करें। इसके बाद बारी आ गई हमारी संधि का तीसरा भेद है, और वो है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि कहाँ होगी जी? विसर्ग संधि होगी यहाँ पर। अगर कहीं पर विसर्ग आएगा, तैरने वाला रे आएगा, ये वाला से आ जाए आधा, इसको दंतव्य से, इसको तालव्य से, और इसको मूर्धन्य से बोलते हैं। अगर दोस्तों कहीं पर ये कंडीशन बनती है तो वो संधि हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। वो संधि क्या कहलाती है? विसर्ग वाला चिन्ह हमारा ये होता है। यानी कि कहीं पर विसर्ग आता है तो वो विसर्ग में बदल जाएगा। तैरने वाला रे आए, तीनों तरह के आधा से आए, या कहीं विसर्ग आता है तो वो इसमें बदल जाता है। और ये कैसे बदलेंगे मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ शब्द आ गया प्रातः काल, अब वो कह रहा है इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। ऐसे ही यहाँ आ गया अतः एवं, तो ये क्या है? अतः एवं विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, कोई चेंज नहीं, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। ये किसके एग्जाम्पल थे? ये एग्जाम्पल थे इसके 1, 2, 3, 4, 5, और ये थी पहली कंडीशन। अब कहीं पे शब्द आ गया, जैसे हमने शब्द ले लिया दुर्दिन, यहाँ शब्द ले लिया निर्दय, तो इन दो का ही कर लेते हैं, दुर्दिन और निर्दय। बाकी मैं बाद में दिखाऊंगा और एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है? ये दुर्दिन बुरे दिन, निर्दय बिना दया के। ये क्या था? ये था जी आपका यहाँ पे 2 विसर्ग दिन, क्योंकि इस 2 का अर्थ बुरे होता है।
यहाँ नी विसर्ग दे, इसका अर्थ बिना होता है। तो जो बिना दे के है यहाँ पे क्या हो, विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना। पहले ये विसर्ग किस में बदल गया, रे में बदला। फिर ये रे शब्द की संरचना को छोटा बनाने के लिए कहाँ चला गया, ऊपर। पहले ये विसर्ग किस में बदला, रे में। फिर ये रे कहाँ चला गया, ऊपर, शब्द की संरचना को छोटा बनाने के लिए। क्लियर। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये तो जी आपकी पहली थी, ये वाली, और ये थी जी आपकी ये दूसरी। ठीक है। अब आप तीसरी का देखो। तीसरी क्या है, यहाँ पे हमने शब्द ले लिया निसंदेह, और यहाँ शब्द ले लिया हमने दुस्साहस। तो ये कैसे बने हैं, ये बने हैं यहाँ नी विसर्ग संदेह, बिना संदेह के। ये बने हैं दो विसर्ग साहस। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस विसर्ग के स्थान पर ये सह हो गया, यहाँ इस विसर्ग के स्थान पे सह के स्थान पे विसर्ग, जो बिना संदेह के हैं निसंदेह। दुस्साहस, जो बुरा साहस है दुस्साहस। ये कौन सी कंडीशन थी, ये आपकी ये तीसरी कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन, ये वाली। तो यहाँ पे क्या हुआ, यदि विसर्ग आएगा तो विसर्ग में बदलेगा, तैरने वाला रह आएगा विसर्ग में बदलेगा, आधा से आ गया तो विसर्ग में बदलेगा। अब ये बच गए आपके दो कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई जी आपकी, ये वाला। जैसे यहाँ शब्द ले लिया हमने निश्चल, ऐसे ही दुश्चरित। तो यहाँ पर ये हमारा निस और छल है, और ये क्या है, दुष और चरित्र है। इससे पहले क्या था, ये इससे पहले नी और छल था, और इससे पहले क्या था, दु और चरित्र था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे विसर्ग का सह में, सह का विसर्ग में परिवर्तन। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये, तीसरी में है। तो यानी कि यहाँ ये जो विसर्ग है ये आपके सह में बदला, ये वाला विसर्ग किस में बदला, सह में, और वो भी किस में, आधे सह में। ये आपकी तीसरी कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, ये चौथी। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप, इधर देखो, यहाँ शब्द आ गया आपका निष्फल, बिना फल के, और यहाँ शब्द आ गया दुष्कर, जो हाथ के लिए कठिन हो। तो ये कैसे बना है, निस और फल, ये कैसे बना है, इस तरीके से। यहाँ पर इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जब मीनिंग नहीं है तो मीनिंग बनाना पड़ेगा। तो मीनिंग बन गया दो से। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ इस वाले विसर्ग का सह में परिवर्तन, इस वाले विसर्ग का सह में, कौन से सह में, इस वाले सह में, इस वाले सह में। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। नी मतलब बिना, जो बिना फल का है। दो मतलब कठिन, जो हाथ के लिए कठिन है उसको बोलते हैं दुष्कर। जो हाथ के लिए कठिन है वो क्या कहलाया, दुष्कर कहलाया। तो आपको ये कंडीशन समझाई गई जी। ठीक है। यदि कहीं विसर्ग आए, तैरने वाला रह आए, तीनों तरह के आधा से आ जाए तो उनका परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। अगर कहीं विसर्ग है तो ये बदल जाते तीनों तरह के आधे से में, तैरने वाले रह में और विसर्ग में। ये थी आपकी पहली कंडीशन विसर्ग संधि की। अगर ये चीज़ क्लियर हुआ हो तो एक बार सारे स्टूडेंट, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो इसमें प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग का पता भी संधि के माध्यम से चलेगा। निसंदेह में नी उपसर्ग है, दुशासन में दो उपसर्ग है। ऐसे यहाँ पे निश्चल में नी उपसर्ग है, दुश्चरित में दो है, क्योंकि मीनिंग तो इनका होता है ना। निष्फल में नी उपसर्ग है, और इसमें कौन सा उपसर्ग है, दुष्कर में दो उपसर्ग। इसका अर्थ कठिन और बुरा होता है, इसका अर्थ बिना और अभाव होता है। ठीक है। यहाँ दुश्चरित बुरा चरित हो गया, यहाँ निश्चल बिना छल के, निश्चल मतलब बिना छल के। क्लियर। चलो
अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, मैं डिटेल में लूँगा एक बार इनको, ठीक है। दूसरी कंडीशन है शॉर्ट ट्रिक, अगर कहीं पर मन आ जाए, अगर कहीं पर यस हो, अगर तप के साथ विसर्ग हो, अध के साथ विसर्ग हो, पै के साथ विसर्ग हो, वर्द के साथ विसर्ग हो, अगर कहीं पर रज सत के साथ विसर्ग हो, रज के साथ विसर्ग हो या तम के साथ विसर्ग हो, तो वो भी विसर्ग संधि बनती है। अब इन्हीं सभी विसर्गों का, इन्हीं सभी विसर्गों का ये जो विसर्ग है ना, ये क्या है जी, औ में परिवर्तन। इन सब का किस में परिवर्तन होता है, औ। यानी कि ये सारे विसर्ग औ में बदल जाएंगे और ये औ किस में बदल जाएगा, विसर्ग में। बात एक ही है, कैसे बदलेगा ये देखो। जैसे वहाँ विसर्ग बदल रहा था, वर्ण बदल रहे थे विसर्ग में, तो ये वाले विसर्ग किस में बदल जाएंगे, औ में। ये विसर्ग संधि की दूसरी कंडीशन है। इसके भी एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ शब्द आ गया मनोविज्ञान, तो ये कैसे बनेगा, मन विसर्ग विज्ञान। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो विसर्ग है ना, इसका औ में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ शब्द आ गया यशोदा, तो ये कैसे बनेगा जी, ये बनेगा यश विसर्ग दा, यश को देने वाली। इसमें क्या हो गया, इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तपोवन, तो ये कैसे बनेगा जी, ये बनेगा आपका तप विसर्ग और वन। इसमें क्या हो गया, इसमें इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए शब्द आ गया अधोपतन, प्योधि वर्दोव्य। अब इनका कीजिए, यहाँ ये क्या है, ये अध विसर्ग पतन, जिसका पतन नीचे की ओर हो। पे पानी धी धारण करने वाला, पानी को जो धारण करता है समुद्र है। वर्द कहते हैं जो आयु में बड़ा है, वयोवर्द। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इस विसर्ग का औ में परिवर्तन, इस विसर्ग का औ में परिवर्तन, इस विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ। आयु में बड़ा होता है वर्दोव्य। अब क्या बच गया आपका, ये बच गए जी, यहाँ पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ क्या करोगे जी आप, यहाँ पर ये क्या है आपका सत और गुण, यहाँ पे रज विसर्ग और गुण, ये इनका सही संधि विच्छेद है। यहाँ तम विसर्ग और गुण, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये वाला विसर्ग किस में बदल गया, औ में। ये वाला विसर्ग किस में बदला, औ में। ये वाला विसर्ग किस में बदला, औ में। तब जाके शब्द बने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर कहीं पर मन, यश, तप, अध, पे, वर्द, सत, रज, तम किसी शब्द का पहला प्रथम शब्द है, तो उसका जो विसर्ग है उसके स्थान पे औ और औ के स्थान पे विसर्ग हो जाता है। अगर अध का मतलब आधा नहीं है, यहाँ अध का मतलब नीचे है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, तो जिसका पतन नीचे हो रहा है वो अधोपतन है। पे पानी, जो पानी, ये वाला अगर विसर्ग हटा दोगे तो इस वाले पे का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आप ये वाला विसर्ग हटा दोगे इसमें से, मन में से, तो ये 2 मन चावल, 5 मन गेहूँ, 6 मन प्याज हो जाएगा क्वांटिटी। जब तक इसमें विसर्ग लगा है तब तक हम इसको कहते हैं चित्त, अंतकरण।
जो अंतकरण का विज्ञान है वो मनोविज्ञान है। क्लियर? तो जो चित्त का विज्ञान है उसी को तो मनोविज्ञान कहते हैं। यश प्रसिद्धि दा देने वाली, जो प्रसिद्धि को देती है यशोदा। क्लियर? तो ये दो कंडीशन थी जी, विसर्ग संधि को आपके सामने शॉर्ट ट्रिक के साथ रखे हैं। एक तो कंडीशन आपकी ये है और एक कंडीशन दोस्तों आपकी ये वाली है। अगर ये कंडीशन आपको याद रहती है तो आप विसर्ग संधि कर दोगे। विसर्ग संधि से युक्त जो शब्द होता है उसी में अधिकांश से उपसर्ग पूछे जाते हैं और वर्तनी पूछी जाती है। तो जरूरी नहीं वो संधि के रूप में ले, वो वर्तनी पूछ लेगा आपसे, उपसर्ग पूछ लेगा। ठीक है, अब चलते हैं इनमें से एक एक को लेके डिटेल से। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हुई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। विसर्ग संधि कहाँ होती है? विसर्ग संधि विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। दूसरा, विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। तो विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन कैसे करेंगे हम? यहाँ दुर्गम, निर्धन, निराशा, निरादर। चलो जी करते हैं। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? जो जैसा है उसको उसी रूप में लिख लिया। निर और धन, निर और आशा, निर और आदर। अब इनमें से संधि विच्छेद में पहले वाले का कोई मीनिंग नहीं है। तो जब पहले वाले का कोई मीनिंग नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मीनिंग बनाना पड़ेगा। ये दू और गम है, ये नी और धन है, और ये नी और आशा है, निराशा बिना आशा के, और ये नी और आदर है बिना आदर के। कहते हैं ना उसने मेरा निरादर कर दिया। तो इनमें सही संधि विच्छेद तो ये है, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। आप यहाँ ये कहोगे कि इस विसर्ग का परिवर्तन रे में हुआ, विसर्ग का परिवर्तन रे में, रे का परिवर्तन विसर्ग में, वर्ण का परिवर्तन विसर्ग में, विसर्ग का परिवर्तन वर्ण। तो यहाँ क्या है? विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। तो विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हुआ रे में। तो ये विसर्ग संधि की डेफिनेशन यही है। या फिर आप ये कह सकते हो कि वर्ण का परिवर्तन हो गया। वर्ण किस में बदल गया? विसर्ग में बदल गया। एक ही बात है। जब वो ये देगा तब तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर ये जो वर्ण है, ये वाला जो वर्ण है ये विसर्ग में बदला है। लेकिन जब वो ये देकर इसे कहेगा कि शब्द बनाओ, तब आप ये कहोगे कि ये विसर्ग किस में बदला है? वर्ण में बदला है। तो यही विसर्ग संधि की डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्लियर? तो ये तो वर्ण को विसर्ग में बदल दो या विसर्ग को वर्ण में बदलो। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है जी हमारी? विसर्ग का विसर्ग विसर्ग में, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। विसर्ग का विसर्ग में, ये वाला विसर्ग विसर्ग में, ठीक है, ऐसे ही ये वाला विसर्ग विसर्ग में बदला। एक ही बात हुई। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया पुनः आगमन, क्या है जी? पुनः आगमन, नी शब्द, नी स्वप्न, प्रातः काल,
अतएव। अब क्या करेंगे जी हम, अभी यहाँ पे पुनः विसर्ग आगमन नि विसर्ग शब्द नि विसर्ग। आप केवल संधि नहीं पढ़ रहे हो, आप शब्दों के अर्थ भी जान रहे हो, उपसर्ग भी पढ़ रहे हो, आप शुद्ध वर्तनी को भी सीख रहे हो। अतः और एवं। यहाँ क्या होगा जी, यहाँ ये जो विसर्ग है ना, ये इस विसर्ग में बदलेगा। ये जो विसर्ग है इस विसर्ग में, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग में, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग में, ये जो विसर्ग है विसर्ग में बदला। तो इसको कहते हैं विसर्ग संधि। क्लियर? तो ये क्या कहलाया, विसर्ग संधि कहलाया। क्लियर है जी आपको ये दोनों कंडीशन? एक तो ये थी आपकी, एक ये थी विसर्ग का वर्ण या विसर्ग में परिवर्तन, दूसरी विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिख। तीसरी कंडीशन क्या है, ये वाली, रे का विसर्ग में, इस वाले विसर्ग में परिवर्तन। तो क्या बनेगी, विसर्ग संधि बनेगी। कैसे? निर्धन निर्विरोध निर्धन निर्दय निर्गत दुर्दशा दुर्दिन दुर्गम। दुर्गति। यहाँ पे क्या करेंगे जी हम, नि विसर्ग, पहले तो ये इस रूप में ही आएगा, निर और धन। अगर आप अनुमति दें तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसको छोड़ के डायरेक्ट विसर्ग पे आ जाएंगे। ये क्या आएगा जी, निर और दय निर और गत दूर और दशा दूर और दिन, और ये दूर और गम, और ये क्या बनेगा, दूर और गति। लेकिन इससे पहले ये किस रूप में था, इससे पहले ये इस रूप में था, निधन बिना धन के, ऐसे निर्विरोध बिना विरोध के, निर्दय बिना दया के, निगत बिना जाए, दुर्दशा बुरी दशा, दुर्दिन बुरा दिन, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गति बुरी गति। अब यहाँ विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में, विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में, विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में, विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में परिवर्तन हुआ। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन ये थी, सही संधि विच्छेद भी यही है। दूसरी कंडीशन में विसर्ग का रे में परिवर्तन, तीसरे में शब्द की संरचना को छोटा बनाया, क्योंकि संधि का काम क्या होता है, दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों में परिवर्तन करके, वर्णों को जोड़कर रूपांतरित करके या फिर बदल कर नए शब्द का निर्माण करना, ये संधि का काम है।
तो संधि में वर्णों का मेल भी होता है, वर्णों का परिवर्तन भी होता है, वर्णों में विकार भी आता है, एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण भी संधि में आता है। क्लियर? केवल संधि में वर्णों का मेल नहीं होता है, वर्णों का परिवर्तन भी होता है, वो देख ही रहे हो आप। तो यहाँ विसर्ग वर्ण में और वर्ण विसर्ग में बदल रहा है। तो तैरने वाले रह का विसर्ग में परिवर्तन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों के ऊपर ये तैरने वाला रह लगा है वे सारे शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, बशर्ते उनका संधि विच्छेद करने पर अर्थ हो जाए, उनका संधि विच्छेद करने पर अर्थ हो जाए। तो यहाँ इस नी का अर्थ क्या है? अभाव। इस नी का अर्थ है यहाँ रहित, नी का अर्थ है बिना। तो जो बिना धन का है वो निर्धन कहलाया। और इस दू के दो अर्थ होते हैं, प्रत्येक उपसर्ग के तो अनेक अर्थ होते हैं। इस दू का अर्थ दुर्दशा में बुरा है और यहाँ पे इसमें दुर्गम में कठिन है। तो जहाँ जाना कठिन है वो दुर्गम कहलाया ना। तो दू के दो मीनिंग है, एक बुरा और एक कठिन। दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, ठीक है। दुर्दशा जो बुरी दशा है। तो ये थी जी आपकी दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। अब आ जाओ चौथी में। फोर्थ कंडीशन क्या है जी आपकी? ये वाला से का विसर्ग में परिवर्तन। अब इसका सही संधि विच्छेद ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। इसका सही संधि विच्छेद ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग यहाँ इसका है, दू का अर्थ बुरा होता है, यहाँ दू का अर्थ कठिन होता है। तो इसीलिए जब तक विसर्ग लगा हुआ है, जब ये नहीं होगा तब हमें ये मानना पड़ेगा, जब ऑप्शन में ये नहीं है, क्योंकि इसको उसने साइलेंट रख लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेरी। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ वर्णों का परिवर्तन हो जाए, वर्णों का योग हो जाए, शब्दों को अलग करने पर उनका अर्थ हो जाए, वहाँ संधि होगी। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इससे क्या से बनेंगे जी? निसंधि अभी किया आपने, निस्तेज, निस्तारण, दुस्साहस, चलो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो अब। ठीक है, बीच में से एक को निकाल देता हूँ। अब तो आप समझ ही गए हो। नितेज, निस्तारण। अब क्या करोगे आप? अब ये जो विसर्ग है इसके स्थान पे से, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पे से, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पे से, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पे से का परिवर्तन। पांचवी कंडीशन देखो, से का विसर्ग में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी। कैसे? निश्चल, निश्चल, निश्चय, निश्चित, दुश्वार, दुश्चरित। यहाँ क्या करेंगे जी हम? नि विसर्ग चल, ये इनका सही संधि विच्छेद। निश्चल, नि विसर्ग च, नि विसर्ग चित, दो विसर्ग वार और दो विसर्ग चरित्र। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है।
इस वाले विसर्ग का से में परिवर्तन, से का विसर्ग में, विसर्ग का से में, से का विसर्ग में, विसर्ग का इस से में, से का इस विसर्ग में परिवर्तन। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात यहाँ इसकी कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये परिवर्तित हुआ है आपका विसर्ग में, या इसके स्थान पे आया है आपका विसर्ग। ठीक है जी सर, पीएनजी नोट्स चाहिए डेली लाइव क्लास की, में टाइम नहीं मिलता। ठीक है, पीएनजी नोट से पढ़ोगे, किताबों से पढ़ोगे तो 2027 और 28 भी निकल जाएगा। ठीक है सर, हर चीज़ के लिए टाइम। अब ये कहोगे सर जी आप तो हमेशा उल्टा बोलते हो हमेशा, और मेरा ये तरीका है आप लोगों को समझाने का जो बुरा लगता है, क्योंकि जो मैं मीठी मीठी बातें बोलूँगा, ठीक है, उससे आपका भला नहीं होगा, उससे मेरा भला ज़्यादा होगा। क्योंकि जब भी कोई अपने वाग जाल में किसी दूसरे को फंसाता है, अगर वो फंस जाए तो भला उसका हुआ जिसने फंसा जाल फेंका है। तो जाल जब फेंकते हैं तो उसमें कबूतर पक्षी जो भी उसको पकड़ना है वो पकड़ लेते हैं, से बातों का भी अपना जाल होता है। तो मुद्दा यहाँ सिलेक्शन लेने का ये है कि कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आप कितने भी बड़ा धरना सेठ हो, आप कितना भी माइंड IQ लेवल रखते हो, और आप कितने भी बिजी हो, मुझे पता है मोदी भी फ्री चल रहे हैं आजकल, ठीक है, उसके पास भी ज़्यादा काम नहीं है, ना वो विदेशी के काम है, ना भारत के काम है, ना उसके पास कोई मंत्रालय है, लेकिन आप बिजी हो। मुझे ये भी पता है कि योगी जी भी आजकल फ्री चल रहे हैं, पूरे 18 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन आप बिजी चल रहे हो। लाइफ के जो संघर्ष हैं उनके ताने बानों में इतने उलझ गए हो आप लोग कि आपको ये पता ही नहीं है कि जिस चीज़ को आप समय दे रहे हैं उससे कुछ आउटपुट आएगा भी कि नहीं आएगा। आप लाइफ में ध्यान रखना है, घर के काम करते समय बहुत सारे काम आप लोग ऐसे कर रहे हो जिसकी आपको आवश्यकता थी ही नहीं काम करने की, या आवश्यकता थी तो उस काम को घर का कोई दूसरा मेंबर कर लेगा, लेकिन आपने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि आपकी वो एज आ गई जिसमें आप ये साबित करना चाह रहे हो कि देखो मैं केवल पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं घर के काम भी कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू तय होगी समाज में, रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, वो आपकी पढ़ाई और उसकी सरकारी नौकरी से होगी। आपने घर के कितने काम किए, कितने घंटे आप काम में व्यस्त रहे, कोई नहीं पूछ रहा है, और उससे भला भी नहीं होगा। आप खेत में काम कर रहे हो 6 घंटे, घर पे काम कर रहे हो 4 घंटे, तो 6, 4, 10 घंटे आप मेहनत कर रहे हो घर वालों के लिए, घर वालों के सामने, समाज के सामने, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के। लेकिन इस 10 घंटे को कोई काउंट नहीं करेगा, और इसका जीता जागता उदाहरण आपके घर में सामने है। आपकी मम्मी सुबह से शाम तक काम करती है, लेकिन उसके काम को कोई काउंट ही नहीं करता, उसके कोई काम की वैल्यू ही नहीं है। तो घर में जो रसोई संभाल रही है उसके काम की समाज में वैल्यू नहीं है, और जबकि वो चली जाए, वो बैठ जाए कि नहीं आज हम नहीं करेंगे, आप घर वाले करेंगे बाकी, तो अगर घर में 4 मेंबर भी हैं सबकी हाय तौबा भूल जाती है, कर ही नहीं पाए, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है काम करने का, उसके अंदर हुनर है उस काम करने का। आप नहीं रसोई संभाल सकते एकदम, आपको कई साल लग जाएगी। तो वो अपने हुनर के दम पे, अपने एक्सपीरियंस के दम पे घर को व्यवस्थित तरीके से चला रही है, लेकिन उसकी कदर नहीं है। ऐसे ही आप जो 10 घंटे खेत में, घर पे जो काम कर रहे हो, पशुओं की देखभाल करना, ठीक है, और खेती संभालना, वो कभी काउंट नहीं होगा इस समाज में। इसलिए आप अगर उस चीज़ से अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हो, आप अपना प्रोग्रेस चाहते हो, तो इसका एक ही रास्ता है, मेहनत करके पढ़ना और सही समय पे नौकरी ले लेना। क्योंकि ये जो काम है आप छोड़ के देखो, मैं भी ऐसा सोचता था जैसे आप सोच रहे हो, इस काम को छोड़ के आप शहर में आके पढ़ाई करने लगो। जितना अच्छा काम आप कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा अच्छा काम वो लोग करेंगे जिन पे आपको भरोसा ही नहीं है, आपसे छोटे, आपसे बड़े, आपके घर वाले, और उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा। वो तो आप उलझ पुलझ हो रहे हैं ना एक ही काम में, जहाँ एक व्यक्ति की आवश्यकता थी उसमें 4 व्यक्ति घुसे हुए हैं और अपना टाइम पास हो रहा है। लाइफ में अचीवमेंट ये होगा कि पड़ोसी किसी काम को धीरे धीरे कर रहा है तो आप उस काम को कम समय में करके उससे आगे करो, तो आपका घर आगे बढ़ेगा, पड़ोसी का वहीं रहेगा, उसकी अकर्मण्यता है वो। तो इसीलिए हमें कई बार अपने दिमाग के पुट को खोलना पड़ेगा, एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि परिवार में फ़िलहाल हमारी आवश्यकता कितनी है,
और किन कामों को हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। जैसे अक्सर मैं देखता हूँ घर पे जाके, जब भी मैं गांव में जाता हूँ, कि इस काम को फला फला व्यक्ति कर लेगा, लेकिन इस काम पे किसी की नज़र नहीं है, इसको कोई नहीं करेगा। जैसे नाली साफ़ करना, पड़ोसियों की नाली साफ़ करना। अब नाली भरी हुई है, पानी आएगा सभी का, रोड पे जाएगा, रोड जल्दी ठीक होने वाले हैं नहीं, ना ग्राम प्रधान करेगा ना सरकार करेगी उसको, वो जल्दी ख़राब होंगे, रिश्तेदार आएंगे, कीचड़ में आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जाके सबसे पहले नाली को साफ़ करता हूँ। नाली साफ़ की, पड़ोसी पता लेने आ गए, क्योंकि पड़ोसियों की भी की है, अपने नहीं किया, पड़ोसियों की भी की है। जहाँ तक दायरा है चीज़ों को लेने का, अपना वो कूड़ा उठाया, पन्नी वन्नी निकलती है बहुत सारी पॉलीथीन, उसको अपना साइड में रखा, डाल दिया। अब गांव वाले भी देख रहे हैं, भाई नाली साफ़ कर रहे हैं मास्टर जी, ठीक है, पड़ोसी भी देख रहे हैं। अब जिस गांव वाले को, जिस पड़ोसी को मैं कुछ बोलूँगा कभी कि आपस में झगड़ा नहीं करना, तो क्या मेरी बातों का उसके ऊपर असर नहीं होगा? होगा, क्योंकि मैंने उनकी नाली साफ़ की है, वो मेरी बातों को नहीं गिरा सकते, ठीक है। मैंने उनको बच्चे को गाइड किया है, उनके बच्चों को सही रास्ते पे लाने का काम किया है, तो उनके लिए तो मैं बड़ी चीज़ हो गया। ऐसे ही दूसरा काम किया, घर में गाय हैं, उस पर कोई खुरेरा, नहला सब देंगे गाय को, उसको घास भी डालेंगे, पानी भी पिलाएंगे, उस पर खुरेरा कोई नहीं फेरेगा। लेकिन खुरेरा लेके उस पर हाथ पे खुरेरा नहीं है, हाथ फेरने का काम मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस काम को दूसरा कोई करेगा नहीं। अब गांव में बहुत सारे नंगे तार होते हैं, चारा मशीन के आसपास है, खेत में ट्यूबवेल के आसपास है, वो रिक्स है, वो किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बुजुर्ग आदमी के लिए, किसी भी लेडीज के लिए, और घर के तमाम रोज़मर्रा का काम करने वाले लोगों के लिए। अब उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करेंगे। अपने पैसे से किसी के घर में नंगे तार है, बोर्ड लाए 150, 200, 400 रुपया में, और बोर्ड पकड़ा दिया जी ये बोर्ड है। बिजली वाले को लाए, 100 रुपया दिए, बोर्ड लगवा दिया, घर वाले खुश, पड़ोसी खुश, और अपना काम भी हो गया, रिस्क खत्म होने का। तो आपका दिमाग उस लेवल का है, आपके पास है, कि आप केवल अपना एफर्ट्स वहाँ लगाओ जहाँ दूसरा उस कार्य को कोई कर ना सकता हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा घर में नहीं है कोई, अगर है तो उसका ध्यान नहीं जा रहा है, तो आप वहाँ एफर्ट्स लगाओ। उनको भी लगेगा नहीं यहाँ कुछ काम किया है आपने, वही काम जिसको सब कर सकते हो उसी में आप अपना उलझे हुए हो। तो इसलिए आप अपने आप को इतना बिजी मत करो, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में, कि बाद में आपको ये जो समय आपको पढ़ाई को देना था, जिसके दम पे आपको नौकरी लेनी थी, ठीक है, वो समय आप दूसरी चीज़ों को दे दोगे तो कोई आपसे नहीं कहेगा कि इसकी मजबूरी थी, ये घर का काम करता था, इसकी मजबूरी थी, इसको सारी रिश्तेदारी, यार दोस्त, पड़ोसी ये सब संभालने होते थे, इसी वजह से ये काम मैं अपना समय दे पाया, इसकी नौकरी नहीं लगी। वो समाज आपसे यही पूछेगा कि आपके दोस्त की तो नौकरी लग गई, गांव में से बहुत सारे लोग भर्ती हुए, लेकिन आपका क्या हुआ? बहुत सारे रिश्तेदारों में से बहुत सारे लड़के लड़कियों की नौकरी लगी, लेकिन आपकी क्यों नहीं लगी? और इज्जत भी नहीं देगा वो। ये प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिसके आसपास भी आप नहीं हो। आप उस चीज़ को पहचानो और उसी के आधार पे, ठीक है, अपने डिसीजन लो कि आपको अपना समय कहाँ देना और कहाँ नहीं। 24 घंटे बहुत होते हैं हमारे लिए चीज़ों को सीखने और चीज़ों को करने के लिए एक दिन में, लेकिन 24 घंटे में हम वास्तव में कितने घंटे सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम कर पाए, मुद्दा यहाँ पर ये है। तो ये क्या था प्यारे दोस्तों, हमारा सह का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग का सह में परिवर्तन। अब इसकी बस एक कंडीशन और देखो, बाकी कराएंगे कल। सह का, इस वाले सह का विसर्ग में, इस वाले विसर्ग में परिवर्तन। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? निष्काम, निष्फल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? निष्फल, निष्काम, दुष्कर, दुष्परिणाम। कैसे करेंगे जी? यहाँ पे निस और फल, पहले वाले का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। यहाँ पर ये इसका संधि विच्छेद सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले वाले का मीनिंग नहीं। दुष्परिणाम, बुरा परिणाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
नि विसर्ग फल निष्फल, नि विसर्ग काम, और यहाँ पे दो विसर्ग और कर, और यहाँ पे दो विसर्ग और परिणाम। तो ये क्या कहलाया? दुष्परिणाम। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे? विसर्ग का सह में, सह का विसर्ग में, विसर्ग का सह में परिवर्तन। ठीक है जी। इस वाले विसर्ग का सह में, इस वाले विसर्ग का सह में परिवर्तन, विसर्ग संधि। तो ये चीज़ें जी हमने कर ली कंप्लीट। ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है ये हो गई आज आपकी कंप्लीट। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो जो पहली कंडीशन थी वो तो गई हो। अब बच गई आपकी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ये वाली, इसके एग्जाम्पल देंगे कल। ठीक है। और भी बहुत सारे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कल देंगे। तो कल देखेंगे हम किस तरीके से विसर्ग का अव में परिवर्तन होगा और अव को विसर्ग में बदलेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। 10:30 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे, उसमें विशेषण की क्लास है। 20 मिनट में विशेषण को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में शाम को 9 बजे मॉक टेस्ट है आपका 7। 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम लेते हैं, हिंदी के पूरे सिलेबस को उसमें कवर करते हैं, और वो यूपीएसआई के लेवल के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूपीएसआई का पूरा जो सिलेबस है, हिंदी के 6 अलग अलग सेक्शन, जिसमें हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण है, हिंदी काव्य है, हिंदी शब्दावली है, हिंदी साहित्य है और हिंदी विविध है। उन सभी सेक्शनों के हिंदी के हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं, हम शाम को लेके आते हैं 9 बजे लाइव।